क्लैरिटी अबाउट द रिलेशन बिटवीन द फाइनेंशियल। इसकी जो पहली बेनिफिट्स क्या होती है कि ये एक क्लैरिटी देता है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है। अब देखिए, एम्प्लॉइज लॉयल है या एम्प्लॉइज नॉलेजेबल है, तो दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल थिंग, दैट इज द नॉन फाइनेंशियल थिंग। बट अगर एम्प्लॉइज लॉयल है तो वो तुरंत आपकी कंपनी नहीं छोड़ के जाता है, तो उससे आपके फाइनेंशियल इंपैक्ट होते हैं। तो इस तरह की जो रिपोर्टिंग्स होती है, दोनों के रिलेशंस होते हैं, वो हमको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हेल्प करती है समझने में। फिर बोलती है कि बेटर इंटरनल डिसीजन मेकिंग फॉर सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी। सस्टेनेबल का मतलब होता है ये फ्यूचरिस्टिक बातें हो रही है कि आप फ्यूचर में कहां तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसके बारे में आपको क्या करता है कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है आपकी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। क्यों? आप उसमें सारे टाइप के कैपिटल को ये करते हैं, स्टडी करते हैं और अपने रिपोर्टिंग्स में सारे के बारे में बताते हैं। डीपर एंगेजमेंट एंड इंप्रूव्ड रिलेशन बिटवीन द शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर। अगर कोई बंदा हमको डिफरेंस बता सकता है कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस है, नवीद भाई बता दो भाई, शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स में क्या डिफरेंसेस है? हेलो जी मेराज भाई। जी बोले। मेराज भाई उतना तो एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन शेयर होल्डर्स मतलब जो भी शेयर खरीदते वो उन लोग को बोलते हैं, और स्टेक होल्डर मतलब जिसके डिबेंचर्स है और रोशन भाई ज्यादा गुड स्टेक। इवनिंग, आप बताएं। यस टेल मी सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर? See, see, शेयर होल्डर्स का मतलब होता है ओनर, प्लेन लैंग्वेज में, जिनको आपने बोला वोटिंग राइट है। लेकिन स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जो हमारे देश, नो नो, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटीज, दैट इज कॉल्ड द कॉमन शेयर होल्डर्स। ओके, the when we say the shareholders, we generally mean by common shareholder. When it is coming specifically the preference, then only we will take the preference. Otherwise, shareholders general meaning is the common shareholder. It means in our British terms, it's a equity shareholder. Okay. Now when it comes to the stakeholder का मतलब होता है जो आपके बिजनेस से impacted होते हैं, ठीक है? Either owners, that are the shareholders, either debtors, AR, AP, employees, government, bank, FTA, whatever be the, whoever be the society are the stakeholders of your business. Because who is going to be impacted your business is called the stakeholder. ठीक है जी, जिससे आपके बिजनेस में कोई भी एक्टिविटीज होती है उससे जो इनको इम्पैक्ट होता है, दे आर कॉल्ड द स्टेक होल्डर्स। उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वहां से शुरू कीजिए, शेयर होल्डर से शुरू कीजिए और सोसाइटी पे खत्म कर दीजिए। शेयर होल्डर्स है, उसके बाद लोन होल्डर है, बैंक है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कस्टमर है, एम्प्लॉयज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और द सोसाइटी है, सारे आपके स्टेक होल्डर्स है। गवर्नमेंट है, फेडरल टैक्स अथॉरिटी है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमारे कहाँ पे ये बेनिफिट्स ये होती है कि अगर आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग लाते हैं तो यू हैव अ बेनिफिट्स। व्हाट यू हैव अ बेनिफिट? आपके रिलेशनशिप पता चल जाते हैं। दूसरा, आपके दोनों के रिलेशनशिप कितने क्लोज्ड हैं और उसके क्या ऐसे करके आप यू कैन इंप्रूव दैट। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग्स हेल्प यू टू lower reputation in risk. Why? Because you are incorporating financial as well as the non financials. तो आपके क्या होते हैं, ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया तो उससे आपके रिपुटेशन रिस्क थोड़े कम हो जाते हैं। बट देयर इज अ कॉस्ट आल्सो बिकॉज नॉट कम्स फॉर फ्री।
ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक लेवल, एक इकोनॉमिक्स की एक लाइन है, ठीक है, क्वालिटी नेवर कम्स फ्री, देयर इज अ कॉस्ट फॉर क्वालिटी। तो आपने ये सारी चीजें रखी होंगी, तो फॉर देयर शुड बी कॉस्ट। तो बोलते हैं प्रिपरेशन कॉस्ट है, क्योंकि आप कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यू डेटा करते हैं। आप जब ये रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर दैट। नए प्रोसेस लाने पड़ेंगे, नई कंट्रोल एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, आपको नए एनालिटिकल स्किल्स के बंदे लाने पड़ेंगे, नया सीएमए लेना पड़ेगा, तो दैट इज अ कॉस्ट फॉर दिस, ठीक है। तो देयर इज अ कॉस्ट। बट ऑन द अदर साइड, अगर आपकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, सीबीए एनालिसिस में अगर आपकी बेनिफिट साइड ज्यादा है, तो यू शुड गो फॉर द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ठीक है जी। अब बात आता है कि क्या चैलेंजेस फेस होते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, व्हेन यू आर गोइंग फॉर इम्प्लीमेंटेड and adoption and implementing of integrated reporting. What are the challenges? तो बोलता है कि आपको सबसे important चीजें क्या है कि आपको support for senior management चाहिए, यानी जो senior में ऊपर में जो बंदे बैठे हैं, they should agree. Who is required a strong commitment by the CEO and ultimate responsibility to manage the compliant delivering to all stakeholders. The board of directors has a crucial role to, since the director is elected by the shareholder. Integrated is a mechanism to long-term value creation and increasing the transparencies. इसका मतलब यह है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी तक कोई प्रॉपर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। ये एक जनरल फ्रेमवर्क प्रिंसिपल बेस्ड स्टडीज है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल में आपको आंसर्स लिखने आएगा, तो आप बोलिएगा कि इंटीग्रेटेड जो होता है वो प्रिंसिपल बेस्ड रिपोर्टिंग है, इट्स नॉट अ रूल बेस्ड, इट्स अ प्रिंसिपल बेस्ड। अच्छा, प्रिंसिपल और रूल में क्या फर्क होता है, कोई आदमी हमको बता सकता है क्या? कमाल भाई, प्रिंसिपल और रूल में क्या फर्क है? हेलो, हाँ भाई। प्रिंसिपल और रूल में क्या फर्क है जी? देखिए, ये आपने एकदम एक लाइन सही बोला कि रूल जो होता है ना, वो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, वो किसी गवर्निंग बॉडी से आता है। लेकिन प्रिंसिपल जो होता है वो बड़ा सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव इन मींस मेरे लिए कुछ और प्रिंसिपल होगा, आपके लिए कुछ और प्रिंसिपल होगा, ठीक है। वो सरकमस्टांस बेस्ड होता है, ठीक है। तो आईएफआरएस क्या है, रूल बेस्ड है या प्रिंसिपल बेस्ड है? आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड। प्रिंसिपल बेस्ड है आईएफआरएस। आईएफआरएस में कोई स्ट्रिंजेंट रूल नहीं है, वहां पे आपके पास ओपन ऑप्शंस हैं। ओपन ऑप्शंस का मतलब कि आपको जो फिट लगता है आप एडॉप्ट कर लो, आप एक्सेप्ट कर लो। और गैप क्या बोलता है, भाई तेरी नहीं चलनी, जो मैंने बोल दिया दैट इज द फाइनल। तो दोनों के बीच में हमने जब डिफरेंस परसों डिस्कस किया था, तो ये पहला पॉइंट था कि आईएफआरएस जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है और जो गैप है वो रूल बेस्ड है। उन्होंने बोला कि मैंने बोल दिया कि आपको ये रिपोर्ट करनी है, मींस करनी है। आईएफआरएस बोलता है कि मेरे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, आपको जो फिट लगता है आप कर लो, ठीक है। तो ये व्हाट आर द एडॉप्शन चैलेंजेस क्या है कि आपको किसका चाहिए, आपको मैनेजमेंट से हेल्प चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कोई इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एकदम प्रॉपर रूल अभी तक या कोई स्टैंडर्ड डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी भी इस पे काम चल ही रहा है। उसके बाद है मटेरियलिटी,
अब बात होता है कि मटेरियलिटी को कोई बंदा डिफाइन कर सकता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? मटेरियलिटी होता क्या है? नो 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 मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? मिराज भाई, मैं अगर बोलूं तो ये है कि अगर कोई चीज को कंसिडर करना है कि मतलब अगर कोई फाइनेंशियल फैक्ट है तो तो वो कंसिडर करने के लायक है या नहीं। अच्छा, मटेरियलिटी का डेफिनेशन क्या होता है पता है? अगर यूजर के डिसीजन को अगर इन्फ्लुएंस कर दे तो वो मटेरियल हो गया। फिर से बोलो, यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे इसका मतलब वो मटेरियल है। अब मान लो कि किसी किसी कंपनी में 5,000 रुपए तक के एक्सपेंस का बोलते हैं, चलो ठीक है, एक सपोर्टिंग दे दिया, एक वाउचर भी दे दिया तो चलेगा। इसका मतलब ये है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर है दे डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द 5,000 एक्सपेंसेस। क्यों? उनका सारा खर्चा मिलियंस में होता है, मिलियंस में होता है, तो दे डोंट थिंक इट्स अ मटेरियल, फॉर देम इट्स अ इमटेरियल। बट फॉर मी 5,000 इज अ मटेरियल बिकॉज इससे मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा, मेरा डिसीजन इसके ऊपर वो होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो मेरे लिए क्या होगा, ये मटेरियल होगा। तो जब मटेरियलिटी आप नहीं समझेंगे तो अपने रिपोर्टिंग्स में आप फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है आप उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे, एग्रीगेशन या डी एग्रीगेशन आप नहीं कर पाएंगे। कब इंक्लूड करना है कब नहीं करना है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि देखिए, अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल इशू शुड बी द रिपोर्टेड इन द integrated. One most challenging aspect of the integrated is the management need to take the responsibility certain what information is provider of financial capital and would be known as the IIRC definition materiality would the judgment which matters are relevant and important in form specific, therefore such company need to develop careful। तो सबसे important चीज होता है कि उसको यही आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज द मटेरियल टू बी डिस्कस मोर स्पेसिफिकली इन द मटेरियलिटी सेक्शन ऑफ द आईआर। ठीक है, तो आईआर के रिपोर्टिंग में आपका मटेरियलिटी जो होता है ना वो डिफाइन करना, कितना रेलिवेंट है कितना इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना, ये क्लासिफाई करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज when you are going to implement the integrated reporting in your business, the understanding of materiality is one of the important factors, क्योंकि आपको खुद बताना मुश्किल हो जाता है कब वो important है कब important नहीं है। तो ये निकालना ही अपने आप में वो होता है, मुश्किल होता है। उसके बाद डेटा की क्वालिटी फॉर श्योर, बिकॉज आपके लिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इट इज अ बिग चैलेंज कि the quality, who will ensure the quality of the data? Quality of data is a challenge to the independent auditor ability to provide the positive assurance for the non-information system। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा important चीज है, factors है। when you are going for implementing you have to think about this 4-5 things about the support, understanding, comparability across the reports, integrity assurance and data quality। इसमें से 3-4 भी अगर आप निकाल लेंगे तो काफी है just to understand। ठीक है, अब आता है इसका कि प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल के बारे में अब बोलता है कि अप्लाइंग टू गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो इन्होंने बोला कि क्या क्या 4-5 चीजें इन्होंने रखा है कि हाउ। पहले बोलता है कि ये जो अपना एक फ्रेमवर्क जो इन्होंने बनाया है, ठीक है, फाइनेंस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए, इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स को आपको अप्लाई करना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर द when you are going to implement the integrated reporting framework, you have to think about this principle। तो पहला होता है कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो
तो कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऑल दोज फैक्टर्स दैट इंपैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इट्स वैल्यू क्रिएशन, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए. द कनेक्टिविटी इज इनकम्प्लीट थ्रू द इंक्रीज्ड इंटरकनेक्शन अक्रॉस द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस टाइप इंक्लूड्स the content element of the integrated report that provide the holistic view for the proceeding and organization, comprehensive accounts of the activity the organization across the time. उसके बाद the capitals in the integrated and their role in the value creation. So this I have taken as the important line. तो connectivity of the information बहुत जरूरी है. When you are deciding the frameworks, your principles should include the connectivity of information, जिसमें capitals का integration बहुत जरूरी है. Second, the materiality perhaps the cornerstone for guiding the principle in the integrated. यहाँ पे फिर materiality का वही मतलब होता है कि principle ये भी क्या होता है, it's a principle, it's not a static. और यहाँ पे materiality को simple से ये रखिएगा कि जिससे आपके decision influence हो जाए, that is called the material things. तो आप जब भी कोई जब भी कोई गाइडलाइन बनाएंगे तो उसमें आप 4-5 पॉइंट है विच आई हैव ऑलरेडी समराइज, बट आप एक बार देख लेंगे. कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो सारे कैपिटल्स है वो सारे कैसे काम करते हैं, वो उसके कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर में आता है. मटेरियलिटी में वही आता है कि ये कोई जो होता है इज अ प्रिंसिपल बेस्ड, कोई स्टैटिक या रूल बेस्ड चीजें नहीं है. ये डिपेंड करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उनके लिए कौन सी चीजें मटेरियल है और क्या क्या इनको रिपोर्ट करना चाहिए. तो ये when they decide the guidance, they have when they are deciding the integrated reporting implementations or writing the guidelines, they have to include these things. Then strategic focused होने चाहिए. About the strategy and the value creations के बारे में वो बातें करेंगे. In their guiding principles, they have to write this statistic focused के बारे में they have to incorporate. उसके बाद आता है futuristic orientations is guiding the principles about the both important for the forward looking informations as well as the consideration about the time horizons and the organization strategies, priorities or aspirates. तो यहाँ पे आपकी जब आप प्रिंसिपल्स बनाते रहेंगे, जब आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के गाइडलाइन सेट करेंगे तो उसके अंदर आप फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशंस यानी होने चाहिए. आपके गाइडलाइंस, आपके फ्यूचर्स, आपके प्लान्स को इनकॉर्पोरेट करने चाहिए. यानी आपके इसने बोला फॉर एवरी मोर सिग्निफिकेंट इन द एविडेंस शोज इन द इंटीग्रेटेड द ऑर्गेनाइजेशन टेक इनटू द अकाउंट द oversight in the past and has been adjust the operations and strategic decision according to the future proceedings are best informed and strategically aligned. तो आपके जो भी जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स में ये जब गाइडलाइन सेट करेंगे तो उसके अंदर ये भी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगे. देन कंसाइज का मतलब होता है कि बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब एकदम टू द पॉइंट्स होने चाहिए. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए लेकिन एकदम टू द पॉइंट्स होने चाहिए. कंसाइज का मतलब क्रिस्पी होना चाहिए. कंसाइज इज वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मींस द इंटीग्रेटेड शुड बी succinct and to the points and should be enough information for the reader to comprehend the particulars, the organization strategy, models and goals. इतने इंफॉर्मेशन होने चाहिए जितना से वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी समझ ले, उसके मॉडल समझ ले, उसके गोल समझ ले, उसकी वैल्यू क्रिएशन समझ ले. और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल डेवलप करते रहेंगे तो वो रिलायबल होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, यानी उनके अंदर एररलेस होने चाहिए. दैट शुड बी द ट्रस्टवर्दी. द वैरायटी ऑफ द कंट्रोल मैकेनिज्म आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर डेवलपिंग द प्रिंसिपल इट शुड बी द रिलायबल. अब बात आता है कि आपके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, यानी कंटेंट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए. तो इन्होंने बोला कि कंटेंट एलिमेंट कभी भी फिक्स नहीं हो सकते. इन्होंने बोला कि कभी भी एग्जैक्टली फिक्स नहीं होने चाहिए, बट ऐसे होने चाहिए कि कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, वो उस क्वेश्चन को आंसर कर सके. कंपनी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो उसको वो आंसर कर सके. तो इन्होंने बोला गाइडेंस दो एनफ
कि कंटेंट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ द कंपनी, कैसे कंपनी के ओवरऑल व्यूज के बारे में, कंपनी की वैल्यू, एथिक्स, कल्चर के बारे में बातें करना होना चाहिए, ओनरशिप, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स, प्रिंसिपल्स, एक्टिविटीज, मार्केट, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड द बिजनेस पोजिशनिंग्स के बारे में बातें करनी होंगी। यानी जब आप उसके इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स जब कंपनी की बनेगी तो उसके अंदर ये सारी चीजें, यानी कंपनी के ओवरव्यू को जब आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कंपनी के कल्चर, एथिक्स, वैल्यू, ओनरशिप, ऑपरेशन, सारे चीज उसके अंदर आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या, कंपनी की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगी, रेगुलेटरी पोजीशंस क्या होगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे तो कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, सोसाइटीज के इश्यूज को कंपनी कैसे डील करती है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को कंपनी कैसे डील करती है, इसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यानी पहला क्वेश्चन जो आता है कंपनी की ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, यानी ये जो पहला कंटेंट है, पहले कंटेंट के अंदर दो हिस्सा है। एक कंपनी के अंदर के ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, एथिक्स, वैल्यू, ओनरशिप, ऑपरेशंस, प्रिंसिपल, ये सारी चीजों को बताएगा और साथ में ये बताएगा हाउ द कंपनी विल रिस्पॉन्ड if there is a technical changes, if there is a regulatory changes, if there is economic changes, तो उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसके बारे में भी उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कंटेंट बनता है वो हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में बनता है कि अगर कंपनी में ये हो गया तो कंपनी कैसे उससे डील करेगी, कंपनी की क्या स्ट्रक्चर है, कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। दूसरा आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है कि स्टीयर जो होता है ना, किसी चीज को गौर से देखना, एकदम नजदीक से समझना, ठीक है। और उससे क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो भी गलत चीजें होती हैं उसको अपने क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल के थ्रू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू खत्म करना, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। हाउ द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर सपोर्ट्स इज एबिलिटी टू क्रिएट द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स। ये इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में इसका बारे में उसका डिस्कशन किया जाएगा। स्किल्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, उनके डायरेक्टर्स के जो उसकी क्या स्किल है, कैसे कितने वो डाइवर्सिफाई है, कितना वो काम करते हैं। उसके बाद है रिम्यूनरेशंस, अलाइनमेंट ऑफ द रिम्यूनरेशंस, इंसेंटिव, गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कल्चर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड द रिस्क, एटीट्यूड टू द रिस्क। यानी गवर्नेंस में कंपनी यही देखती है कंपनी कैसे अपने स्टेक होल्डर्स का वैल्यू क्रिएशन करके देगी, साथ में उसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर्स के बारे में बातें करती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के वैल्यू क्रिएशंस के बारे में बात करती है। और उससे इंपॉर्टेंट कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे है, उसके रोल्स क्या हैं, उसके अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं डायरेक्टर्स, उनके क्या स्किल्स हैं, उनकी क्या डाइवर्सिफिकेशन है, उसके बारे में बात करता है। उनको कितने पैसे, उनकी रिम्यूनरेशंस क्या होती है। जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी के एटीट्यूड के बारे में बताना है, कंपनी हाउ टू रिस्पॉन्ड इफ देयर इज अ रिस्क, तो कंपनी कैसे उस पर रिस्क को रिस्पॉन्ड करती है। ये भी उसके कंटेंट है। दीज आर द कंटेंट, देयर इज 8 कंटेंट, ठीक है। तो पहला कंटेंट ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू के बारे में था एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में था। दूसरा कंटेंट जो है वो गवर्नेंस के बारे में है, कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तीसरा बिजनेस मॉडल के बारे में है। बिजनेस मॉडल में मैंने आपको बता दिया था, मॉडल में सिर्फ 4 चीजें अपने याद करनी होती है, इनपुट, आउटपुट, आउटकम्स जो भी है वो सारी चीजों के बारे में, इनपुट, प्रोसेस, आउटकम्स, आउटपुट जो भी है, कंपनी कैसे काम करती है, इसके बारे में उसको डिटेल्ड बताना पड़ेगा। यानी दिस शुड बी द कंटेंट, ये बिजनेस मॉडल का कंटेंट है। फिर उसके बाद रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के स्पेसिफिक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के लिए क्या है और उसने बिजनेस की क्या एबिलिटी है कि उसके से वो कैसे डील कर सके, ठीक है। एबिलिटी टू क्रिएट द वैल्यू शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड हाउ द organization dealing with them, all identifying the risk and opportunity, not limited to simply recognizing, but उसको कैसे डील करना है, how to respond, ठीक है। mitigate and manage the risk and take the advantage of the opportunity, ये सारी चीजें भी उसको उस कंटेंट में, यानी इंटरनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का ये भी एक कंटेंट है, यानी ये भी इसको डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नॉट ओनली द आइडेंटिफिकेशन बट ऑल्सो हाउ ही विल रिस्पॉन्ड।
उसके बाद स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है व्हेन दे आर राइटिंग द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ये क्या, क्योंकि कंपनी कल कहां जाएगा, कंपनी अपने रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉय करेगा, दिस इज गोइंग टू बी द इनकॉर्पोरेटेड इन द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। उसके बाद द परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, अपने कैसे वो कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट क्या है, उसमें क्या अचीव करना था, कितना उन्होंने टारगेट रखा है, कितना टारगेट को अचीव कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए दे शुड हैव टू हैव द KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सो दैट दे कैन measure it and manage it. If they can't measure it, they cannot manage it. तो ये सारी चीजें they have to incorporate. There is a 8 point. ठीक है, फिर उसके बाद आउटलुक्स मतलब कहाँ जाना चाह रहा है, pursuing the strategy and what the potential implications of the business model and their future performance, इसके बारे में भी उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कंपनीज की क्या अपॉर्चुनिटीज है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द करंट टू डिस्कस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बताएगा, यानी ये भी उसके कंटेंट का एक पॉइंट है। फिर बात आता है कि बेसिस ऑफ प्रिपरेशंस, यानी आपने ये सारे रिपोर्ट्स जो बनाए हैं, तो जिस तरह हम लोग एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसका डिस्क्लोजर देते हैं, उसी तरह जब आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाइएगा तो आपको ये बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, बिकॉज ये एक तरह का सपोर्ट होता है कि आपके एजम्पशंस का, आपके रीजनिंग का। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट। उसके बाद बात आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में। तो देखिए, नेचुरल कैपिटल है जिसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात होती है, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोको कोला है, उसके अगर मैट्रिसेस देखने हैं तो उसके वाटर फुटप्रिंट्स चेक करने पड़ेंगे कंपनी के बारे में, ये थोड़ा सा दिया हुआ है। उसके बाद ये दूसरी कंपनी है न्यूजीलैंड पोस्ट, अगर उसके इमिशंस पर डॉलर रेवेन्यूज, यानी उससे जो निकलने वाले जो ये हैं उसका पर डॉलर रेवेन्यू, ये सारे मैट्रिसेस हैं। तो इसमें हमने सिर्फ ये याद रखना है जो हमको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर्स मिला हुआ है, ठीक है, एसेंशियल वाटर, लैंड, मिनरल्स, ये सारे उसमें इनक्लूड होते हैं। दूसरा होता है फिनेंशियल, जिसका मतलब होता है पूल ऑफ फंड के बारे में बातें करता है। दिस इज इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको लगाने में काम आता है। उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब जो आपके प्रेमिसेस, इट्स अ प्रेमाइस ऑफ द ह्यूमन एक्सपर्टीज, एबिलिटी टू प्रोफाउंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं एम्प्लॉइज का। Key aspect of the human, namely the potential people and their derives the innovation. In this aspect, the consists the people, positive attitude toward the governing the models, ethical matters, and the way the organization deals with the rest. ये ह्यूमन कैपिटल्स में आते हैं। उसके बाद सोशल कैपिटल में बोथ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप एंड क्रॉस द कम्युनिटीज एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप ऑफ द गोल एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर। तो ये बेसिकली एनजीओस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलेक्चुअल्स में क्या होते हैं, एसोसिएट विद द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी एंड द नॉलेज। इसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज में पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस, ये सारी चीजें इसमें आते हैं। टैक्टिक नॉलेज, नो हाउ उसमें ही आता है। मैन्युफैक्चर्ड में एसेंशियली इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट आते हैं जो हम लोग पीपीई में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ये सारी चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। कम्युनिकेटिंग विद इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर्स को आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये सारी चीजें इसमें ले गई हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स ये सब हमारे इसमें नहीं है, हमने पीछे सिलेबस देख लिया था, तो सिलेबस में इतनी सारी चीजें थी। अब यही सारी चीजों को हमने 2 पेज में कैसे खत्म किया है, उसको 2 मिनट लगेगा आपको रिवीजन देने में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि देखिए, इसके अंदर सबसे पहले कि अकाउंटिंग में मैंने बोला था कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर सिर्फ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं, इनकम, बीएस, सीएसएफ और स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटीज लेते हैं। लेकिन जब इसके अंदर दोनों चीजें आती है, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों चीजें आती हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें लेके जाती हैं, यानी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे देखा जाता है, नॉट ओनली द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है, इज नॉट अ रूल बेस्ड
अप्रोच है। सबसे पहले किस कंपनी ने इसको मैंडेटरी किया था? साउथ अफ्रीका में। 2010 में इसको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए एक फ्रेम ये बनाया गया, काउंसिल बनाई गई, जिसका नाम है IIIC, यानी इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। फिर मैंने एग्जांपल्स में बताया था कि अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट कैपिटल है? ह्यूमन कैपिटल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, न कि ये। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो आपके लिए मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल आपके लिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। अगर आपके लिए एनजीओ चलाते हो तो आपके लिए इन्वायरमेंटल कैपिटल आपके लिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। फिर बाद में हमने बताया कि देयर इज अ 6 टाइप ऑफ कैपिटल: फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, उसके बाद ह्यूमन एंड सोशल। पता नहीं, कोई एक वेट कर रहा है, 1 मिनट देखो कौन है भाई। सोलेट, ठीक है जी। फिर मैंने सोशल्स के बारे में बात किया था, फिर नेचुरल के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हमने वही सब बताया था कि गिफ्ट फ्रॉम द नेचर इसके अंदर आते हैं, ग्रुप एंड कम्युनिटीज आते हैं इसके अंदर, जो अपने वो एम्प्लॉयज आते हैं, मैन्युफैक्चर में कैपिटल गुड्स आते हैं, फाइनेंशियल में कैश एंड कैपिटल फाइनेंशियल पूल्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल में नॉलेज एंड नो हाउ और पेटेंट्स आते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे कैपिटल्स के बारे में डिस्कशन करता है, लुकिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि देखिए इसके अंदर 3 स्ट्रेटजीज को आपने साथ में देखना होता है, एक इंटीग्रेटेड थिंकिंग, दूसरा रिपोर्ट, तीसरा वैल्यू क्रिएशन। इंटीग्रेटेड थिंकिंग क्या मतलब क्या होता है? जो मैनेजमेंट थिंक करता है ना, क्वालिटी थिंकिंग इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड थिंकिंग, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। फिर हमने बताया था कि इसका कोई डिफाइंड मॉडल नहीं है, बट आपके मॉडल में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स के रिलेशंस होने चाहिए, डिस्कशन होने चाहिए। फिर मटेरियलिस्टिक आइटम्स, मटेरियल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, मटेरियल आइटम्स क्या है। फिर कंसाइज के बारे में, कंसाइज का मतलब क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलेटिबिलिटी एंड कम्प्लीटेशन के बारे में बात किया था। और तीसरा चीज जो सबसे लास्ट होता है वो होना चाहिए कि अपनी ही चीज के साथ कंसिस्टेंट एंड कंपैरेबल होने चाहिए। और अगर वो सेम अदर किसी इंडस्ट्री के साथ, अदर कंपनी है, अदर बिजनेस यूनिट है, बट आपकी इंडस्ट्री से कॉमन, तो दोनों के जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होने चाहिए वो कंपैरेबल होने चाहिए। देन ओनली द यूजर्स कैन रीच टू अ कंक्लूजन्स। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि आपके कंटेंट क्या होने चाहिए, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के कंटेंट। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ये होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस ओवरव्यू और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग उसके कंटेंट में आने चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अपने जो गवर्नेंस वाली जो बातें हैं वो उसके वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स है उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तीसरा, बिजनेस के प्रोसेस इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली डिस्क्राइब बट आल्सो आप उससे क्या बेनिफिट लेने वाले हैं, हाउ यू विल मिटिगेट द रिस्क। फिर मैंने स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज एलोकेशन को हमने क्या, फिर हमने बोला कि आपके परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशंस, आप कैसे, आपके परफॉर्मेंस के बारे में बातें होगी, ठीक है, कि आप परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं और मतलब उसमें सही है या गलत है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद आउटलुक जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक, आप कहाँ जाएंगे, कैसे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, इसके बारे में हमने बातें करी। और फिर बाद में हमने बोला था कि आपकी बेसिस को प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशंस आपको देनी पड़ेंगी, जिस तरह आपने एनुअल रिपोर्ट में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस देते हैं, असम्पशंस का रेफरेंस देते हैं, उसी तरह आपको बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और अगर कोई जनरल गाइडेंस नोट है तो वो भी आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ठीक है। वाहिद भाई, इसमें कुछ छूटा क्या? आपने तो पढ़ा हुआ है एक बार। हेलो। नहीं मैं भाई ठीक है। जी जी। नहीं मैं भाई असल में ये है कि मेरा नेटवर्क नहीं, तो ये उसी चक्कर में मैं मिस कर दी। अच्छा, तो सारा आपने पढ़ा था कभी इससे पहले? कभी थोड़ा भी आइडिया था क्या? हेलो।
सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये सारे तो पढ़े थे, लेकिन ये इतना डीप में नहीं पढ़ा था। चले, इसका 2 पन्ने वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एक बार एज अ वन रीडिंग आपने फुल पढ़ लेनी है, क्योंकि उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और ये 2 पन्ने वाला जो है ना, बड़ी गंदी हैंड राइटिंग है, तो अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कमाल भाई, कुछ है क्या इसमें, कुछ छूट रहा है क्या आपके हिसाब से? नहीं, सही है। सही है, तो कुछ सवाल किया जाए। क्वेश्चन करो। चलो, स्पेलिंग क्या होता है? INTEG INTEE मिल गया। चलो भाई, पहला सवाल बोल रहा है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड, क्या, एक्सप्लेन हाउ द फाइनेंशियल कैपिटल्स क्रिएटिंग द वैल्यूज। फिर बोल रहा था कि होलिस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी, देखिए यहाँ पे गिव द कस्टमर होलिस्टिक इंफॉर्मेशन, तो कस्टमर इंफॉर्मेशन तो वो नहीं देता ना, ही इज गिविंग हाउ द बिजनेस क्रिएटिंग द वैल्यूज, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि रिपोर्ट अबाउट द नॉन फाइनेंशियल, यहाँ पे अगर वो लिखता फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल तो ये ऑब्जेक्टिव सही होता, बट यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या रिस्ट्रिक्ट किया? ओनली नॉन फाइनेंशियल लिख के रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उसको यहाँ पे अगर इफ दे हैव इंक्लूडेड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, उसको इंक्लूड कर सकता था। फिर बोल रहा है कि मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर, रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर का ये इसमें कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी तक ये मैंडेटरी नहीं हुआ, तो किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में नहीं आता, ठीक है। तो इसमें आपको अगर जब भी ऑब्जेक्टिव रीड करना हो तो आप और भी आगे पढ़ के देखें कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हमारे पास पहला पॉसिबिलिटी तो था ही कि वैल्यू क्रिएशन बाय द कंपनी लेना था, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे फाइनेंशियल्स अगर इंक्लूड करता तो हो सकता है कि सी भी मेरा आंसर आता। फिर बोल रहा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज टू एबल टू टेल द कस्टमर होलिस्टिकली अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वैल्यू, क्रिएशंस के बारे में बात करेगा, न के पास्ट के वैल्यूज के बारे में बात करेगा, ठीक है। और सिर्फ कस्टमर को नहीं बोलेगा बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स को बोलेगा। कस्टमर इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर। रिपोर्ट मेनली ऑन द नॉन फाइनेंशियल, ये भी इनकम्प्लीट है बिकॉज इट्स रिपोर्ट्स फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल्स दोनों। उसके बाद बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल्स कैपिटल हाउ वैल्यू क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ओवर द टाइम, इसके बारे में देगा। फिर बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटरी, मैंने आपको बोल दिया अभी तक कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए, तो ये लाइन इनकम्प्लीट है। वो बोल रहा है कि थिंकिंग इज नॉट, किसके बारे में नहीं थिंक करता है, इंटीग्रेटेड थिंकिंग मैंने बोल दिया कि वो प्री रिक्विजिट्स है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, इट्स अ प्री रिक्विजिट, वो पॉइंट नंबर 1 होता है। बोला इट्स अ फर्स्ट स्टेप है, इज नॉट द फाइनल स्टेप। क्यों? ये पहला स्टेप है, इज नॉट द फाइनल स्टेप। ये बोल रहा है इज नॉट द बेसिस फॉर द इंटरनल, इज बेसिस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नॉट था और यहाँ पे इज द बेसिस है, इसीलिए यहाँ पे हम फाइनल नहीं है बल्कि ये फर्स्ट स्टेप है। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद बोल रहा है कि इज द बेस डिफाइन एज, कैसे डिफाइन किया कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कंसाइज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी गवर्नेंस परफॉर्मेंस प्रपोजल लीड टू द वैल्यू क्रिएशन ओवर द टाइम, ये भी उसका अच्छा डेफिनेशन है। प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड मेजरिंग द नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, ये भी अच्छा डिफाइन है, लेकिन इसमें से बेस्ट देना है। कंबाइनिंग द एनुअल रिपोर्ट विद द सस्टेनेबिलिटी कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्ट्स फ्रॉम अ कंपनी, ये भी सही है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि ये इट्स process founded in the integrated thinking resulting the integrated reporting by
the organization about the value creation and preservation. Preservation का मतलब वही sustainability के बारे में बात कर रहा है. तो this is best defined definitions है. ये आपको ये डिफिनेशन जो है वो किसने दिया है? काउंसिल्स वाले ने दिया है. इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल वाले का ये डिफिनेशन है. बाकी सारे डिफिनेशन सही हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है. फिर बात आता है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स, किसके बारे में रिपोर्ट्स कहता है? बोल रहा है कि ये कंफर्मिटी विद द गैप है, तो बोले नहीं, अभी तक ये रूल में इंक्लूड नहीं हुआ है. उसके बाद बोल रहा है कि आर दी फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेटेड, नहीं, इट इज द रिजल्ट फ्रॉम इंटीग्रेटेड, यानी ये पहले आता है और ये बाद आता है, तो इट इज द रिजल्ट. उसके बाद बोलता है डिपिक्ट हाउ कॉस्ट एंड कस्टमर वैल्यू एक्यूमुलेट्स along with the chain of activity lead to the product and services. तो ये तो उसका रिलेशन ही नहीं है, वैल्यू क्रिएशंस के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा बात दे दिया कि इसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने इनकॉर्पोरेट किया है. फिर बात करता है कि इंटीग्रेटेड थिंकिंग जो क्या है, इज द बेसिस फॉर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड रिपोर्ट्स, यानी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाने के लिए आपको इंटीग्रेटेड थिंकिंग चाहिए. वो मैंने बोल दिया कि ये प्रोसेस है. पहला इंटीग्रेटेड थिंकिंग होगा, फिर दूसरा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट होगा, तीसरा वैल्यू क्रिएशन होगा. ये तीनों एक लाइन पे चलते हैं. उसके बाद बोल रहा है विच स्टेटमेंट आर ट्रू. ठीक है, तो यहां पे ये बोल दिया कि ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है. ये तो हमने पढ़ लिया था, ये रूल बेस्ड नहीं है. ठीक है, और ये साथ में ये इशूड बाय आईआईसी है, तो आईआईसी को हमने बोल दिया था इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, तो ये उसका दिया हुआ प्रिंसिपल्स है. ठीक है, अब बाकी जो है बोला है थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज द प्री रिक्विजिट्स है. जी मनोज भाई, ये काफी छोटा टॉपिक है. काफी छोटा टॉपिक है, लेकिन एक एस्से में पूछ सकता है, एक छोटा 2 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नया चीज है ना, नई चीज है ना भाई. अच्छा. जी हाँ, एक एस्से में पूछ सकता है कैपिटल के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, कंटेंट के बारे में. ये 3 ही चीज है इसमें, और कुछ नहीं है. ठीक है, फिर यहां देखिए ये पॉइंट आ गया ना, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है. चलिए, फिर कुछ क्वेश्चन आ गए. इसमें से बताना था कि छठा वाला, इसमें से जो 6 कैपिटल है उसमें से कौन सा नहीं है. मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है, सोशल है, ये नहीं है. वो आपका फिशमैन वाला अच्छा फार्मूला है ना जी. फिशमैन इज गुड फार्मूला. एम ए इधर डाल दो, एन इधर डाल दो. फिश का मतलब एफ मतलब फाइनेंशियल. फाइनेंशियल. नवीद भाई आई मतलब एफ का फाइनेंशियल है और आई इंटेलेक्चुअल. जी, इंटेलेक्चुअल है. एस फॉर सोशल. सोशल. उसके बाद क्या था? एच ह्यूमन. ह्यूमन. एम ए मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चर्ड. एन नेचुरल. नेचुरल. तो इसमें कोई नहीं आता, यानी ये गलत है. फिर ये बोल रहा है कि कंपनी सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? देख रहे हैं ये वाला पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंट है. सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल. तो अगर एक बार रीड किया रहेगा, देन ओनली यू विल एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अदरवाइज वो क्या होगा, मिस हो जाएगा. अब बोला है कि इसमें से इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में क्या आता है, यानी किसके बारे में बात कर रहा है?
कंटेंट के बारे में बात कर रहा है जी। ये बोल रहा है कि सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल के बारे में बात करेगा, नॉट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ओनली फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर एंड इंटेलेक्चुअल के बारे में बात करेगा। दिशा बोल रहा है कि मटेरियल वैल्यू क्रिएटेड फॉर अदर्स एंड एक्सटर्नलिटीज, ये बारे में बात कर रहा है। और चौथा क्या था, वैल्यू क्रिएटेड फॉर द कंपनी बट ओनली फॉर द एक्सटर्नल क्रिएटिव। द बोल रहा है द फॉर्म ऑफ वैल्यू क्रिएटेड आर द क्लोजली रिलेटेड, फॉर एग्जांपल द सेल ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट द रेवेन्यू and the some form of the value to the customer. Depending upon the nature of what was sold, the sale affects not only the financial capital, social and relationship capital. Externalities whether positive or negative, it should be addressed. यानी सिर्फ पॉजिटिव आपको नहीं, दोनों लेना है अगर आप रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये कौन सी चीजें पे आ गई, ये कौन से पॉइंट्स में था, ये पॉइंट्स परफॉर्मेंस का पॉइंट्स था। कौन सा पॉइंट्स था, परफॉर्मेंस का पॉइंट्स था। ठीक है जी। तो जब आप कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये फिर बोल रहा है कि ये कैपिटल में कौन कौन सा इसमें इंक्लूड है। द 6 कैपिटल डिफाइन द IR फ्रेमवर्क विच इंक्लूड्स व्हाट। बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इन्वायरमेंटल कैपिटल। इसमें से सिर्फ हमको बता रहा है कौन सा इंक्लूड है। तो इंक्लूड वाला पोजीशन तो है इसमें, देखिए फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल ऐसा बोल के कोई कैपिटल नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड है लेकिन इन्वायरमेंटल कैपिटल बोल के कुछ है नहीं। ठीक है, वहां पे नेचुरल कैपिटल है, इन्वायरमेंटल बोल के कुछ नहीं है। तो डोंट कंफ्यूज विद द नोमेनक्लेचर। ठीक है, इन्वायरमेंटल में कोई एकदम जोश में आके नेचुरल के साथ उसको नहीं ले लेना। नेचुरल बिग कंसेप्ट है इन्वायरमेंट से। ठीक है, फिर बाद में बोला इन्वायरमेंटल पॉलिटिकल ऐसा कोई कैपिटल नहीं है, वही 6 है जो आपने अभी डिफाइन किया था, वो जो 6 नाम आपने बताए थे। फिर आपको बता रहा है कि जब वैल्यू क्रिएशन है, प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द कैपिटल। कैपिटल में देखना है कि कैपिटल आर अफेक्टेड बाय द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, ये उसका डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो जिस वक्त आप कैपिटल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसके ऊपर में कैपिटल का डिफिनेशंस है। और मैंने आपको दोनों बताया था कि इसमें जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। कब एक्टिविटीज को हमने, जब हमने आपको बिजनेस प्रोसेस बताया था तो हमने बोला था कि जब हम इनपुट यहाँ से कैपिटल इन डालेंगे, यहाँ पे जब प्रोसेस होगा तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बट हमारे जो सवाल पे जो फोटो बना हुआ है वो हमेशा वो एज्यूम कर रहा है कि हमेशा कैपिटल इंक्रीज करेगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी घट भी जाता है। ठीक है, आपने पैसे बहुत लगाए लेकिन आपके एम्प्लॉय अच्छे नहीं थे तो आपका वैल्यू क्रिएशन की जगह क्या हो जाएगा, वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सारे थोड़े थोड़े से पॉइंट्स है, तो इसको थोड़ा सा एक आधा पौन घंटा लगेगा, इसको बैठ के रिवाइज कर लीजिएगा। 34-35 क्वेश्चन है। ठीक है, 34-35 क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार वो बड़ी वाली रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद इसको खाली देखते रहने का, क्योंकि इसमें आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे, आपको याद रहेगा। ठीक है।